Okay, so now let's talk about overview of developmental stages. अब developmental stages क्या होती हैं आपकी? जो हमारी लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ है, ये हमारी सबकी लाइफ ना स्टेजेस के थ्रू गुजरती है. स्टेज शुरू कहां से होती है? कंसेप्शन. When the child is in the womb of the mother. जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब से लाइफ शुरू होके टिल डेथ ये चलती रहती हैं स्टेजेस आपकी. इन्फेंसी की स्टेज है, उसके बाद चाइल्डहुड की स्टेज आ गई आपकी, अभी आप एडोलेसेंस पे हो, एडोलेसेंस के बाद आपकी कौन सी स्टेज पे जाओगे आप? एडल्टहुड की. और ये एक जरूरी बात है कि जो ये स्टेजेस है ना आपकी, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी स्टेजेस है. और हर एक स्टेज का कोई ना कोई एक डोमिनेंट फीचर होता है या लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. और सबसे बड़ी बात एक और क्या चीज है कि आप जब भी आप प्रोग्रेस करते हो ना, हमारा कोई ना कोई गोल होता है लाइफ में. जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका क्या गोल होगा कि नहीं हमें ना जस्ट 12th में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, जैसे हमारे सीनियर्स के लगे हुए हैं ना, पिक्स लगी हुई है, काश हमारी भी वैसी आ जाए. तो आपका हर एक लाइफ में किसी को होता है कि मुझे मिलियनर बनना है, किसी को लगता है कि नहीं मुझे लाइफ में कोई एनजीओ स्टार्ट करना. तो कोई ना कोई गोल होता ही है हमारी सबकी लाइफ का. अब जो भी ये एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं, जितनी भी आपकी अकम्प्लिशमेंट है, आप लाइफ में क्या अचीव कर रहे हो, जितनी भी ये अकम्प्लिशमेंट है, अकम्प्लिशमेंट्स मतलब जो सोशल एक्सपेक्टेशन आपकी किसी भी एक डेवलपमेंट की है, स्टेज की है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डेवलपमेंटल टास्क. जितने भी आपकी अकम्प्लिशमेंट्स है, जो भी आप अचीव कर रहे हो लाइफ में, उसको हम क्या बोल देते हैं? डेवलपमेंटल टास्क. अब जो सबसे पहले हमारी जो स्टेज आ रही है, सबसे जो हमारी फर्स्ट स्टेज आ रही है, दैट इज अ प्री नेटल स्टेज. अब जो प्री नेटल का मतलब क्या है? प्री का मतलब पहले, मतलब कि व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर. ये इसको हम क्या बोल देते हैं? द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नोन एज अ प्रीनेटल पीरियड. और कितने टाइम तक ये चलता है? ये 40 वीक्स तक चलता है. ओके, सो जो ये आपका जेनेटिक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये दोनों ही इसको इंपैक्ट करते हैं, जेनेटिक भी और एनवायरमेंटल भी. अब जो एनवायरमेंटल के अलावा जो मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो मदर की एज है, मदर की अगर एज ज्यादा होगी तो कई बार समटाइम्स किन केसेस में बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम कई बार हो जाती है. न्यूट्रिशन क्या, इमोशनल स्टेट क्या, या उस टाइम पे कोई ना कोई डिजीज ना कोई हो, HIV या कुछ भी, ऐसी कुछ भी, देयर शुड बी नथिंग टू द मदर जो बच्चे को इम्पैक्ट करे. और उसके बाद एक और जो थ्रेट आती है, दैट इज द टेरेटोजेंस. अब टेरेटोजेंस क्या होते हैं? एनवायरमेंटल एजेंट्स. टेरेटोजेंस आर एनवायरमेंटल एजेंट्स. अब एनवायरमेंटल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? ड्रग्स, इंफेक्शंस, रेडिएशन, पॉल्यूशन, या अगर कोई ड्रग्स कौन सी है? हेरोइन, कोकेन, अल्कोहल, टोबैको. ये अगर कोई भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इसका इनटेक है तो उस चीज का जो हार्मफुल इंपैक्ट है वो फीटस के ऊपर डेफिनेटली इट विल बी देयर. या एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिक वेस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब चीजों का भी अनबॉर्न के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा. ओके फाइन. सो उसके बाद है इन्फेंसी. अब इन्फेंसी जो स्टेट, जब बच्चे पैदा हो गया, जब बच्चे ने जन्म ले लिया अपना, तब उसके बाद उसकी कौन कौन सी स्टेजेस है? जो न्यू बॉर्न जो है, जितना हम सोचते हैं ना कि जरा हेल्पलेस है, उतना नहीं होता है. न्यू बॉर्न भी ब्रीद करता है, सक करता है, स्वेलो है, डिस्चार्ज, जो भी उसकी बॉडीली वेस्ट है, वो सब उसके जो भी उसके नेचुरल फंक्शंस होते हैं वो होते ही हैं. अब सिंपल आप देखो इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंटल हो रही है, डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हो रही हैं. तो जो न्यू बॉर्न की जो मूवमेंट है ना, ये किस चीज से गवर्न हो रही है? रिफ्लेक्सेस. अब रिफ्लेक्सेस क्या होता है? ऑटोमेटिक है, बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, generally carried survival mechanisms, building block for the subsequent motor development. मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स शुरू से ही है, ऑटोमेटिक है. कफ किया बच्चे ने, ब्लिंक किया है, यॉन किया है, वो सब क्या आ गया है? दीज आर द मोटर, दीज आर द रिफ्लेक्सेस. जैसे जैसे बच्चे बढ़ता जाता वैसे वैसे ही बच्चे की जो ब्रेन है वो भी डेवलप होता रहता है. अब उसके बाद जो मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल्स हमारी
फिजिकल मोटर स्किल्स, जहाँ आपकी जो भी ग्रॉस मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स है, वो भी आपकी होती रहेंगी बच्चे की। अब सेंसरी एबिलिटी, अब सेंसरी एबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है ना कि बच्चा, जैसे हम पता क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पिंक फॉर द गर्ल एंड ब्लू फॉर द बॉय, बट आपको पता क्या बच्चा देख सकता है छोटा होता? नो। ये देखो आपकी एनसीईआरटी बुक भी यही कह रही है कि जो न्यू बॉर्न है ना, वो क्या आते हैं, वो इतनी जो उनकी विजन होती है ना, वो डेवलप तब तक नहीं होती है। अब जब वो अपनी जो मदर को है ना, वो उसकी वॉइस से रिकॉग्नाइज कर लेती है आफ्टर, जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स। एंड जो न्यू बॉर्न होते हैं वो प्रेफर क्या करते हैं, वो लुक एट द सम स्टिमुलाई रादर देन अदर्स सच एज फेसेस, एंड ऑल ऑफ दीज प्रेफरेंसेस चेंज ओवर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। अब जो न्यू बॉर्न की जो विजन है ना, ये लोअर होती है एडल्ट विजन से, और ये इंप्रूव कब होती है? बाय 6 मंथ्स से लेके फर्स्ट ईयर तक ये इंप्रूव होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको जो भी आप उसको कलर्स दिखा रहे हो ना, उन कलर्स का उसको कोई, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। आप उसको चाहे ब्लू कलर के आगे करो, चाहे आप उसके आगे पिंक कलर करो। तो इसके बाद, इसके पहले हमारे एक आ रहा है टेबल 3.1 मेजर रिफ्लेक्सेस। सबसे जो पहली जो रिफ्लेक्सेस हैं, दीज आर द रूटिंग, मोरो, ग्रास्प एंड पेबिंस्की। अब रूटिंग में क्या चीज है? जब आप बच्चे का ना उस पर टच करते हो, माउथ को या चीक को, तो बच्चा क्या करता है? अपना माउथ ओपन कर लेता है, करता है ना वो बच्चा, टर्न करता है अपनी हेड को। तो ये क्या होता है? रूटिंग है। जैसे कर देखना, अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है ना, उसको कभी टच करके देखना, जैसे आप उसको टच करोगे ना, फटाफट अपना मुंह खोल लेगा बच्चा, अपना हेड वो टर्न करेगा। बट ये 3 to 6 मंथ तक होता है। उसके बाद है मोरो। मोरो में क्या आता है? जब भी कोई लाउड नॉइज, कोई आप कोई ऊंची कोई आवाज आती है ना, बच्चा क्या करेगा? अपनी आर्म्स, उसने आप देखा होगा, वो अपनी आर्म्स को ना वो बाहर की तरफ वो थ्रो कर लेता है। ठीक है, अपनी बैक को वो जैसे आग की तरफ कर लेता है, वो वैसे करता है। एंड अपनी आर्म्स को फिर ऐसे इकट्ठा करेगा जैसे उसने किसी चीज को ग्रैस्प करना होता है। तो ये एक रिफ्लेक्सिस है। जैसे बच्चे की आवाज आएगी, वो ऑटोमेटिकली उसका वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होएगा। देन ग्रैस्प में क्या होता है? जैसे आप बेबी के पाम के ऊपर कोई अपना हाथ, कोई फिंगर, कुछ भी रखते हो या कोई आप की भी रख देते हो, बच्चा फटाफट अपनी ना पाम को बंद कर लेता है। बेबिंस्की में क्या होता है? जैसे आप उसके बेबी के ना फुट को आप कुछ करते हो, उसके ऊपर कुछ टिकलिश करने की कोशिश करते हो, अपने ना टोन्स को वो बाहर करता है, अंदर करता है, कर्ल कर लेता है, फैन आउट कर लेता है। तो ये आपकी डिसअपियर हो जाती है कब? 8 to 12 मंथ्स में। अगर अब आपका क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द सम मेजर रिफ्लेक्सेस इन द न्यूबॉर्न, जो टीचर्स जनरली पूछ लेते हैं, तब इसमें आपने ये चारों लिखनी है, रूटिंग, मोरो, ग्रास्प एंड बेबिंस्की। इसमें आपने ये नहीं लिखना कि बच्चा यॉन कर रहा है, बच्चा स्माइल कर रहा है, बच्चा लॉफ कर रहा है, नो मार्क्स। बट सम मेजर रिफ्लेक्सेस का क्वेश्चन आ रहा है, देन यू नीड टू राइट दीज रिफ्लेक्सेस। अब उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक आपका जो नेम आ रहा है ना, मिस्टर जीन पियाजे, जीन पियाजे, इसको प्लीज पियागेट या जेट कुछ नहीं बोलना है, इसमें टी साइलेंट है, टी इज साइलेंट हियर। तो जीन पियाजे ने अपनी थियरी दी थी, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी भी बोल देते हैं। अब उन्होंने क्या बोला था? जो 3 साल का बच्चा है, जैसे हम चीजें समझते हैं, बड़े बच्चे या अपने उसके बड़े भाई बहन जो 8-10 साल के है, वैसी चीजें समझता है? नो। अब उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे की ना अपनी अलग दुनिया होती है, उसका जो कंस्ट्रक्ट करता है ना, अपना एक एनवायरनमेंट वो कंस्ट्रक्ट करके रखता है। जो इंफॉर्मेशन है ना, वो वैसे सिंपली नहीं जैसे हम समझते हैं वैसे नहीं जाएगी। नो। अब पियाजे ने क्या बोला था? पियाजे बिलीव दैट कि जो बच्चे का जो माइंड है ना, इसकी सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं, एडोलेसेंस, इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस तक, जो नेक्स्ट टेबल पे दी हुई है। और हर एक बच्चा इन स्टेजेस को वो पास करता ही है। ठीक है, और जो आपकी हर एक स्टेज है वो एज से रिलेटेड होती है, जो उसका हर एक अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, और वो एज से भी रिलेटेड है।
तो जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक इन्फेंसी स्टेज पे जो आ रही है, तो छोटा जो बच्चा है तो उसकी एक अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे अब क्या कह रहा है, छोटा बच्चा है उसके सामने आप कोई ना टॉय पहले रखा हुआ है, टॉय अगर आप हटा लोगे ना तो बच्चे को लगेगा नहीं अब ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ये चीज गुम गई है। बच्चे के लिए व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। पहले उसके आगे टॉय रखा हुआ था, बच्चा खेल रहा था, बच्चे के सामने से आपने टॉय उठाया, बच्चा 1 मिनट के लिए उसने इधर उधर देखा, देन ही और शी अज्यूम्ड कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब चिल्ड्रन एट दिस स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे कि जो बच्चे स्टेज पे है ना वो अपने इमीडिएटली सेंसरी एक्सपीरियंस से बियॉन्ड जाते ही नहीं है, उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है, हमारे सामने कोई चीज पड़ी है ना उसको उठा लेंगे, हमें पता है 8 साल के बच्चे को भी पता है कि नहीं मम्मा ने ये चीज कहीं ना कहीं हाइड कर दी, कहीं छुपा दी है। पर जो छोटा बच्चा है, जब ये इन्फेंसी स्टेज पे है, 3 साल का 2 साल का बच्चा, उसके सामने आप चीज हटा लोगे ना बेचारे को लगेगा कि नहीं ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, चीज वो कहीं गायब ही हो गई है। मतलब बच्चा लैक कर रहा है ऑब्जेक्ट परमानेंस को, अवेयरनेस नहीं है कि चीज अगर हमारे सामने नहीं है स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग। ओके फाइन। तो जो एक उसके बाद है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चा क्या करता है, मम्मा अगर सामने नहीं है, चाहे वो 1 मंथ का बच्चा है चाहे वो 10 महीने का बच्चा है, अगर उसकी मदर नहीं है ना सामने, चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग। तो वो उसकी एक सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। आप उसको कोई स्ट्रेंजर उठा लेगा ना बच्चा रोने लग जाता है, दैट इज अ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब उसके बाद जो आता है अटैचमेंट का, एक हार्लो एंड हार्लो ने दिया था, इट्स वेरी फेमस एक ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ साइकोलॉजी में। अब ये किसने दिया था, हार्लो एंड हार्लो ने 1962 में। इसमें क्या किया था, मंकीज के ऊपर किया था। ज्यादातर जो हमारी साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स है ना ये मंकीज, पिजन्स या एनिमल्स के ऊपर है। तो इसमें क्या था, हार्लो एंड हार्लो ने ना बेबी मंकीज को सेपरेट कर दिया था मदर से 8 आवर्स बाद ही। जो बेबी मंकीज को ना उन्होंने 2 उसमें डिवाइड करके रखा था, 2 ग्रुप्स में आप कह लो कि उनको चैम्बर्स में रखा गया था। 6 मंथ तक उनकी सरोगेट मदर्स थी। सरोगेट मदर्स सब्स्टिट्यूट मदर्स, रियल मदर्स नहीं थी। एक थी जो वायर से बनाई गई थी और दूसरी थी जो क्लोथ से बनाई गई थी। जो हाफ ऑफ द बेबी मंकीज से उनको किसने फेड किया था, वायर मदर ने, हाफ को क्लोथ मदर ने, मतलब जैसे टेडी बियर हम रख देते हैं। तो चाहे उसको वायर की मदर ने भी किया था फीड बच्चे को, मतलब जो बेबी मंकीज थे उनको जो वायर की जैसे एक डॉल सी बना के वहां पे लिटा दिया गया था बच्चे उसके पास, और कुछ मंकीज को जो क्लोज जैसे टेडीज होते हैं वहां पे उनके साथ लिटा दिया गया था। अब उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था, क्लियरली उन्होंने क्या बोला था कि कॉन्टेक्ट कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीडिंग इज नॉट वेरी क्रूशियल फॉर अटैचमेंट। फीडिंग चाहे वो दोनों मदर से हो रही थी, वायर मदर के पास भी उसके रखा हुआ था खाने पीने के लिए, क्लोथ मदर के पास भी रखा हुआ था, बट जिससे ज्यादा कांटेक्ट, जिसके कांटेक्ट में आने से बच्चे को ज्यादा कंफर्ट मिला था, जो बेबी मंकीज थे वो उसी के पास ही वो गए थे। ओके क्लियर है।